जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। पूरा का पूरा 70 नंबर सॉल्व करवाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने को जांचिएगा कि आपको 70 में कितना नंबर प्राप्त हुआ, क्योंकि हम आंसर देंगे तो उसके पहले आप आंसर जानते होंगे। अगर आपका सही होता है तो आप अपने नंबर की काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बताएंगे एकदम करेक्ट बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर पूरा सॉल्व करवाएंगे 70 नंबर, पूरा जितने भी क्वेश्चन है सभी को। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो किसी एक कृति के लेखक का नाम अगर हम बात करें, पहला तो जय पराजय है। तो जय पराजय जो है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई है और जो एक नाटक है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एक नाटक है। जो दूसरा है प्रतीक्षा। तो जो प्रतीक्षा है ये केशव दत्त चिंतामणि की कहानी है। किसकी है? कहानी है केशव दत्त चिंतामणि की। ठीक, तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए कौन सा है? तो झूठा और सच है। ठीक है, तो झूठा और सच जो है वो यशपाल जी की रचना है। किसकी है? यशपाल जी की रचना है, जो कि एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ठीक, उसके बाद तीसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि भूले बिसरे चित्र जो है किसकी रचना है? तो ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, जो कि एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास इनका। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। गा नंबर देखिए। तो गा में क्या कहता है? गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक, गबन। उसके बाद देखिए घ नंबर क्वेश्चन क्या है? महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा की रचना का नाम अगर बात करें तो स्मृति की रेखाएं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ठीक, मेरा परिवार, ये बहुत सारी रचनाएं हैं अगर गद्य रचना की बात करें तो। ठीक है, वैसे काव्य में भी बहुत सारी रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए अंगा नंबर क्या है? किसी एक नाटककार का नाम। तो आपको जितनी भी विधाएं हैं लगभग सभी के एक एक लेखक का नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे संबंधित आता ही है। ठीक है, तो नाटककार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नाटककार हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत प्रसिद्ध भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, बहुत प्रसिद्ध नाटककार ये सब हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले क्या कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्यधारा की दो विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवादी काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं वो क्रांति की भावना है। क्या है? क्रांति की भावना। और क्या है? दो विशेषताएं बतानी है। तो सामाजिक यथार्थ। क्या? सामाजिक यथार्थ। ठीक है, तो ये जो है प्रगतिवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरे का खा क्या कहता है कि किन्हीं दो छायावादी कवियों के नाम बताइए। तो दो छायावादी कवि की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद जी हैं, यानी जयशंकर प्रसाद, और वर्मा, महादेवी वर्मा जी हैं। और अगर बात करें हम तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, ये छायावादी युग के प्रसिद्ध जो हैं कवि हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर गा नंबर क्या कहता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर हम काव्य से संबंधित प्रश्न है तो काव्य जैसी रचना ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं अधिकतर प्रेम से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसून, ऐसी सारी रचनाएं जो है इनकी प्रेम माधुरी जो है बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है। ठीक है, तो वही आप लिख देंगे। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए
3 में क्या कहता है, किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए उत्तरों को लिखना है, तो सभी 2-2 नंबर का टोटल 6 नंबर प्राप्त होता है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो कुसंग कहाँ आएगा, मित्रता में आएगा। कुसंग यानी बुरी संगति, संगीत कहाँ आएगी, मित्र में आएगी, यानी एक दूसरे के मिलन से होगा। तो मिलन कहाँ होगा, मित्रता में होगा। तो यहाँ पर जो है मित्रता पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये मित्रता लिखेंगे और रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या से आता है, तो आप गद्यांश पढ़िए, आपको मिल जाएगा व्याख्या। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेखक किसी अवनत के गड्ढे में गिरने की बात कर रहा है। किसे अवनत के गड्ढे में गिरने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है अगर हम पढ़ा जाए इसको, तो यहाँ पर जो है पैरों में चक्की के समान, यानी जो युवा है वो क्या है, अवनत के गड्ढे में गिरने की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो युवा हैं वही अधिकतर जो है गड्ढे में गिरते हैं कुसंगति के कारण। ठीक, आगे देखते हैं हम, अथवा करके जो आता है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो अब शब्द सुनते ही चमक प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, ममता अधिक भयभीत हो गई। अब आ गया पॉइंट, ममता, और यहाँ पर स्त्री भी आ गया। ठीक है, तो ममता ही जब आ गया तो हमारे यहाँ क्या है, ममता पाठ है। ठीक है, जिसको जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बात खत्म, जयशंकर प्रसाद की ममता से लिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद तीसरा जो आता है, पथिक ने ममता का घर बनवाने के लिए क्यों कहा था। तो पथिक ने ममता का घर बनवाने के लिए जो है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ममता थी उस पथिक की जो है रक्षा की थी, इस वजह से उन्होंने जो है ममता के लिए जो है घर बनवाने की बात की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, तो 4 में है किसी एक का संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। तो इसमें जो पहला है आप देखिए, उद्धव मन भय न 10-20। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारे मन एक ही हैं। एक हो तो श्याम गयो श्याम संग को आराधे ईस। एक तो हमारा मन एक ही था और वो जो है श्याम के संग चला गया, यानी श्री कृष्ण के संग चला गया। अब जो है हमारे पास दूसरा मन नहीं है जिससे हम किसी और की आराधना कर सकें, यानी पूजा पाठ कर सकें। इंद्री शिथिल भय केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। हमारी जितनी सारी इंद्रियां हैं वो सब शिथिल हो गई हैं, यानी शांत पड़ गई हैं, उनमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। ज्यों देही बिनु शीस, जैसे जिन्होंने हमारे इंद्रियों को यानी हमको बस में कर लिया, यानी हमारी आत्मा को, हमारे मन को लेकर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारा मन जो है लगता नहीं है। आशा लागी रहत तन श्वासा, और आशा हमारी लगी रहती है कि जीवन ही कोट बरीस, कि हम कब जो है उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। यानी इतना समय हो गया उनको देखते हुए, निहारते हुए कि कब आएंगे, लेकिन अभी भी नहीं आए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम यानी श्री कृष्ण के सुंदर सखा हो, यानी श्याम सुंदर के सखा हो, यानी मित्र हो, सकल जोग के ईश, और आप जो है उनके साथ रहते भी हो, आप उनको पूरी तरीके से जानते भी हो। तो आप ही कुछ करिए, सूर हमारे नंदन मिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी आगे कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण के सिवा और कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है, यानी हमारा आराध्य और कोई नहीं, केवल श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, और अगर इसके काव्य सौंदर्य की बात करें, काव्यगत सौंदर्य की, तो जो काव्यगत सौंदर्य आएगा वो आएगा ब्रज भाषा, इसमें प्रयोग है। ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग, माधुर्य गुण है, और यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है क्योंकि गोपियाँ दुख में हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो छंद है वो गेय पद है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गाने लायक जैसा था, ठीक है, गीतात्मक छंद है, यानी इसको गाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर गेय पद है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा देखिए अथवा करके जो है, तो अथवा करके आप देख रहे हैं कि
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन श्रृंग। ठीक है, भृंग होगा यहाँ पर, लेकिन श्रृंग लिख उठा है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पाठ लिया गया है, ये लिया गया है धनुष भंग। ठीक है, श्री रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, और जिसकी रचना जो है तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, यानी धनुष भंग जो है से लिया गया है, जो कि श्री रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है, और जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो यहाँ पर जो है विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम जो है धनुष तोड़ने के लिए जब उठते हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, जैसे कि जो उदयाचल पर्वत है उसके ऊपर जो है सूर्य उगता है, यानी जो एकदम उगता है, यानी जब उसकी उगने की समय सीमा होती है, जब वो उगता है, तो वैसे ही जो है जब श्री राम अपने स्थान से उठते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो ऐसा ही माहौल वहाँ का भी बन जाता है। बिकसे संत सरोज सब, और वहाँ के जितने संत लोग थे वो सब जो है हर हंसी के मारे, यानी उनके मन में खुशी जा हुई गई। हर्षे लोचन भृंग, और उनकी आंखों में जो है खुशियों की वर्षा होने लगी। जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य, सुबह का सूर्य निकलता है, वैसे ही वहाँ का माहौल बन गया जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य की अगर हम बात करें तो जो इसका काव्यगत सौंदर्य बनेगा, आपको पता होना चाहिए श्री रामचरितमानस यानी तुलसीदास जी अवधि भाषा का प्रयोग अधिकतर करते थे, और इन्होंने चित्रात्मक शैली, यानी हम इसको जो है देख सकते हैं ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसलिए चित्रात्मक शैली है, और इसमें माधुर्य गुण है, मधुरता है, और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर दोहा छंद है, और यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये काव्यगत सौंदर्य भी हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, तो 5 में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इनको महत्वपूर्ण है, इन सबको याद कर लीजिए, आपको 3 नंबर मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद देखिए किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम, तो यहाँ सूरदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इन सबको आप याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, जो कि 4 नंबर का आता है। एक गद्यांश रहता है, एक श्लोक रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि वाराणसी सुविख्याता नगरी, प्राचीन नगरी। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी जो है विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाम गंगाया कूले स्थिता, और यह नगरी जो है शुद्ध तरंगों वाली, यानी शुद्ध तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। और उसके बाद देखिए अस्याह घट्टानाम वालयाकृति पंक्ति धलवयानाम चंद्रिकायाम बहुराजते, और इसको घाटों की सुंदरता जो है वो चंद्रमा की चांदनी से बहुत अच्छा लगता है, वलयाकृति आकृति में बहुत सुंदर लगता है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयांति, आपत्ति लिखा है, आयांति होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे यानी अनेकों कई लोग, ठीक है, अगणिता यानी जिनकी गिनती नहीं है, ऐसे पर्यटक जो है दूर दूर से हमारे देश में आते हैं, वो भी अत्र नित्यम रोज आते हैं। अस्याह घट्टाना शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वाराणसी पाठ से लिया गया गद्यांश से वाराणसी लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, यानी संदर्भ में व्याख्या कर देते हैं तो 3 नंबर, टोटल 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अथवा करके जो दिया गया है, तो आप देखिए कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। तो ये दो है प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है, यानी जो ये श्लोक है प्रबुद्धो ग्रामीण से है। यहाँ पर इसके हम अनुवाद की बात करें तो अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अपदो दूरगामी आपदो बिना पैर का है, दूरगामी दूर तक जा सकता है, चा साक्षरो अक्षर युक्त है, ना चा पंडिता लेकिन पंडित नहीं है।
अमुखा स्फुट वक्ता बिना मुख का है फिर भी स्पष्ट बोल सकता है। चायो जानाति सा पंडिता, जो इसको जानता है वो पंडित है। ठीक है, इसकी व्याख्या हो गई। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो एक श्लोक बताना है। ठीक है, एक श्लोक सुनाना है। सुनाना का मतलब लिखना है 2 लाइन का और आपको 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, और आगे हम बात करें तो यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति, संस्कृत शब्द का तात्पर्य क्या है। तो संस्कृति शब्द का तात्पर्य यही है, अस्माकं पूर्वजाः जीवनं संस्कर्तुं यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत् भारतीय संस्कृति ही अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पूर्वज थे उनका जो जीवन का संस्कार था, उनका विचार था, आचार था, जो सब दिखाई देता है आजकल, वही सब भारतीय संस्कृति है। ठीक है, अमुको दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति, बिना मुख का कौन बोल सकता है वो भी स्पष्ट, तो पत्रम होगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अलछेन्द्रः कः आसीत्, तो अलछेन्द्रः यवन राजा आसीत्। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है चंद्रशेखरः कः आसीत्, तो चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो करुण रस, तो करुण रस की परिभाषा और वहाँ पर उदाहरण देना है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। परिभाषा की बात करें, एक ही परिभाषा है दोनों की, तो जहाँ विभावन भाव और संचारी भावों को योग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ करुण रस होता है। ब्रज के बिरही लोग दुखारे। ठीक है, या फिर हास्य रस की, जहाँ अस्थायी भाव हास्य होता है, जहाँ विभावन भाव और संचारी भावों के योग से हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो अगर इसके उदाहरण की बात करें हास्य रस के, तो चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। ठीक है, और उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार और प्रतीक्षा अलंकार। तो रूपक अलंकार देखिए क्या होगा, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, तो यहाँ पर चरण उपमेय और कमल जो है उपमान पर जो है भेद रहित आरोप लगाया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का संभावना की जाती है, यानी 2 वस्तुओं के बीच में जब संभावना की जाए तो वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें जो बोधक शब्द होते हैं मनु मानु जनहु जानू, ठीक है, ऐसे अगर शब्द उदाहरण में लिखे हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो नेत्र मानो कमल है। ठीक है, नेत्र मानो कमल है, या मुख यहाँ पर नेत्र मानो कमल है, यही बेटर है। ठीक है, या फिर रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, गलत, ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का अगर उदाहरण हम बात करें तो वही है नेत्र मानो कमल है। ठीक है, और उसके बाद देखिए गा नंबर क्या है, सोरठा। तो यहाँ पर सोरठ लिख उठा है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। तो आपको दोहा अगर याद है तो सोरठा भी याद है, सोरठा याद है तो दोहा भी याद है। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, दोहे का परिभाषा अगर हम बात करते हैं, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसी को हम उल्टा कर देंगे, यानी जो सोरठा होता है ये जो है इसमें 11-11 और उसके बाद 13-13 मात्रा होती है, यानी पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। उदाहरण की बात करें, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसी को उल्टा कर देंगे, ये सोरठा भी बन जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो 9 देखिए कि उपसर्गों में से किन्हीं 3 के लिए एक एक शब्द बताना है। तो अधि से अधिकार, ठीक है, और उसके बाद उप से उपकार उपमान, निर से निर्मम निर्दय, अनु से अनुकरण अनुभव, आ से आगत, ठीक है, आदत, ठीक, और आना
उसके बाद प्रति से प्रतिकार और प्रत्युत्तर, ठीक है, तो ये उपसर्ग हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर खा नंबर देखिए, दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। महत्व, सजावट, ठीक है, और यहाँ पर हल से जो है बनेगा कटहल, ठीक है, ता से महता समता, ठीक है, मान से अभिमान निराभिमान, ठीक है। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो गा नंबर देखिए, समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। चौराहा तो आपके यहाँ दो ही समास हैं, ठीक है, द्विगु और द्वंद्व समास। तो चौराहा चार राहों का समूह, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास जिसमें संख्या होती है उसको द्विगु समास बोलते हैं। तन मन, तन और मन यहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास। और उसके बाद माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, द्विगु समास, ठीक है, ये है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है तत्सम तद्भव। तो यहाँ पर तत्सम बताना है दो का, तो यहाँ पर कांटा का जो होता है वो कंटक होता है। क्या होता है? कंटक यानी कांटा। और उसके बाद जो दूसरा शब्द है सेठ, तो सेठ का होता है श्रेष्ठी। क्या होता है? श्रेष्ठी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आँख दिया गया है, तो आँख का जो होता है वो अच्छी होता है। क्या होता है? अच्छी, ठीक है। और उसके बाद इसमें है आग, तो आग का होता है क्या? अग्नि, ठीक है। ये है इसके तत्सम रूप। और उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर दो शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं। उपवन, उपवन यानी बाग, बगीचा, ठीक है, बाग बगीचा। और वाटिका, ठीक है, उद्यान, ऐसे सारे शब्द जो है वो उपवन के पर्यायवाची हैं। और उसके बाद इसमें है आकाश, तो आकाश का नभ, ठीक है, गगन अंबर, ठीक है, ऐसे सारे शब्द होंगे व्योम। और उसके बाद तीसरा है पृथ्वी, तो पृथ्वी का क्या होगा? भू, ठीक है, भूमि, भूमि, धरा, ठीक है, धरती। और बात करें तो वसुधा, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। और उसके बाद देखिए अग्नि, तो अग्नि का आग, अनल, ठीक है, पावक, ठीक, दहन, ये सब पर्यायवाची हैं किसके? अग्नि के। और उसके बाद लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का होगा हरिप्रिया, ठीक है, हरिप्रिया। और उसके बाद जो है श्री, ठीक है, श्री। और उसके बाद इंदिरा, ठीक है, इंदिरा। और उसके बाद हम बात करें तो कमला, ठीक। और उसके बाद बात करें तो रमा, ठीक है। ये सब जो हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करते हैं तो संधि विच्छेद आता है, दो का बताना है, संधि का नाम भी। तो हमारे यहाँ एक ही संधि है, कौन सी? यण स्वर संधि, हो गया, एक नंबर मिल गया। अब इसको संधि विच्छेद करना है तो यद्यपि का होगा यदि प्लस अपि, ठीक है, क्या होगा? यदि प्लस अपि। और अगर बात करें तो मध्वालय का होगा मधु प्लस आलय, ठीक है। और बात करें पित्रादेश का तो पितृ प्लस आदेश, ठीक है, पितृ प्लस आदेश। और उसके बाद प्रत्युत्तरम की बात करें तो प्रतिधन उत्तरम, ठीक है। सभी में जो है क्या है? यण स्वर संधि है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है विभक्ति। तो यहाँ पर शब्द रूप की विभक्ति, तृतीय विभक्ति बहुवचन बताना बहुत आसान, ठीक है, दो करना होता है। मति का होगा मति भी, फल का होगा फलैः, ठीक है, फल का फलैः होगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। और जितने सब हैं सभी में भी लगा देना है, हो गया विभक्ति तृतीय, ठीक है। जैसे नदी का है तो नदी भी, मधु का है तो मधु भी, ठीक है, हो गया यहाँ पर हमारा शब्द रूप। और उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ आ जाता है धातु रूप, ठीक है, पुरुष लकार वचन बताना होता है 2 नंबर। तो पठावा जो है वो लट लकार है। कौन सा लकार है? लट लकार। पठ धातु, ठीक है, पठ धातु। और ये जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का द्विवचन है क्या? पठावा।
और उसके बाद है हसे, तो हसे जो है यानी एक ही मात्रा विधिलिंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार। और ये है हस धातु, ठीक। और उसके बाद जो है मध्यम पुरुष और एक वचन, ठीक है, एक वचन। और आगे इसमें देखिए चौथा है, तीसरा है हसावह, तो हस धातु हो गया, ठीक है, लट लकार हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये द्विवचन हो गया। द्विवचन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वह लगा है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में ही वह लगता है, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत अनुवाद करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सदा सत्य बोलना चाहिए का क्या हो जाएगा? सदा सत्यम ब्रुवेत, ठीक है, ब्रुएत, सदा सत्यम ब्रुवेत या फिर वदेत, जो भी आप लिखें, ठीक। और उसके बाद दूसरा इसमें है मैं बाजार जाता हूँ, अहम अहम आपड़म गच्छामी, क्या होगा? गच्छामी, अहम आपड़म गच्छामी। उसके बाद तीसरा है दान से कीर्ति बढ़ती है, तो दान से, ठीक है, तो दान से कीर्ति बढ़ती है, तो दानेन दानेन कीर्ति ही वर्धते, ठीक है, दानेन कीर्ति वर्धते, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए लड़के लखनऊ जाएंगे, तो लड़के यानी बहुत सारे लड़के, बालकाह बालकाह लखनऊ लखनऊ नगरम, लखनऊम नहीं लिख सकते, इस वजह से नगरम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद गमिष्यन्ति, ठीक है, गमिष्यन्ति लखनऊ बालकाः लखनऊ नगरे नगरम गमिष्यन्ति, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला है देशभक्त निर्भीक होते हैं, तो देशभक्ताः निर्भीकाः, ठीक है, निर्भीकाः भवन्ति, देशभक्ता निर्भीकाः भवन्ति, ठीक है, देशभक्त निर्भीक होते हैं। उसके बाद है किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है, 6 नंबर मिलता है। क्रिकेट है, सत्संग के परिणाम है, विज्ञान अभिशाप और वरदान है, योग और व्यायाम है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, ठीक है, यानी सभी का कल्याण ही धर्म होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको विज्ञान अभिशाप और वरदान, इसको आपको कंफर्म करना है, हो सकता हो आ जाए, और योग और व्यायाम कंफर्म करना है कि हो सकता हो आ जाए। अदर की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 2 आप याद कर लेना। अदर जो हम मॉडल पेपर बताएंगे उसमें जो आएंगे महत्वपूर्ण, हम उनमें भी बताएंगे, उसको आप कंप्लीट कर लेना, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है अपठित गद्यांश खंड काव्य से। तो यहाँ पर हमारे प्रतापगढ़ के लिए स्पेशल ज्योति जवाहर खंड काव्य है, तो इसमें कथावस्तु एक क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण होता है। तो आप जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण की हेडिंग याद कर लीजिए, 3 से 4 आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। वो तो एक प्रकार देशभक्त थे, नैतिक प्रतिष्ठा के थे, राजनेता भी थे, ठीक है, और महान शक्ति भी थे। तो बहुत सारी जो है चरित्र जो हैं जवाहरलाल नेहरू के जो हैं आप लिख सकते हैं, आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा सिलेबस था, यानी मॉडल पेपर था यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में उनको शेयर ज़रूर करिएगा। और 12th के लिए इसमें फ़ायदामंद ये है, जो भी 12th में सिलेबस में है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी वो भी जान ले कि हमको आता है ये कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिया, 70 नंबर। आशा करते हैं आपने भी अपने को आंका होगा कि हमने कितना पाया।